वेलकम टू बायोफिलिक भावनापुरी। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 8 और जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है? सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशंस, राइट। बेसिकली हम जब प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स, दैट मींस हम बात कर रहे हैं बैक्टीरिया के बारे में, बैक्टीरियल सेल्स के बारे में। तो अगर बैक्टीरियल सेल्स की बात की जाए तो उनके पास जो सेल एनवेलप प्रेजेंट है वो केमिकली कॉम्प्लेक्स है ना। वो कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि जो बैक्टीरिया का सेल एनवेलप होगा वो 3 टाइटली बाउंड लेयर से मिलकर बना है। चलिए आप डायग्राम के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए ये सबसे पहली लेयर है, दिस इज द सेकंड लेयर एंड दिस इज द थर्ड लेयर। जब बैक्टीरिया सेल के पूरे एनवेलप के बारे में बात करेंगे सो वी विल हैव टू टॉक अबाउट 3 टाइटली बाउंड लेयर्स। इसमें से जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है बैक्टीरिया के सेल की वो ग्लाइकोकैलिक्स होती है, ग्लाइकोकैलिक्स, विच इज फर्दर आगे चलकर यहाँ पर कौन सी लेयर प्रेजेंट होगी ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर? सेल वॉल, एंड देन द इनरमोस्ट विल बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द सेल मेम्ब्रेन। तो इसका मतलब ये हुआ कि बैक्टीरिया सेल में जो 3 टाइटली बाउंड लेयर है वो तीनों मिलकर सेल एनवेलप की फॉर्मेशन कर रही है। ठीक है, ये ग्लाइकोकैलिक्स है द आउटर वन, फॉलोड बाय सेल वॉल एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसके अंदर हमें ये जानना है कि बैक्टीरिया की इन तीनों लेयर्स का फंक्शन क्या है। क्या ये इंडिविजुअली एक्ट करती हैं या फिर ऑल दीज 3 लेयर्स एक्ट टुगेदर? तो मैं आपको बता दूं, ऑल्दो दीज इंडिविजुअल लेयर्स कुड फंक्शन इंडिपेंडेंटली, लेकिन जब भी ये तीनों एक साथ मिलकर काम करती हैं सो दे एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव यूनिट, यानी कि तीनों अलग अलग भी अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगी, इंडिविजुअली अपना काम करेंगी, लेकिन जब तीनों लेयर्स को एक साथ बात की जाए, तीनों लेयर्स की एक साथ बात की जाए तो हम ये बोलते हैं दैट ऑल दीज 3 लेयर्स टुगेदर एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव यूनिट। पहली चीज हमें पता चल गई है। अब इनके हम स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। तो जो ग्लाइकोकैलिक्स है डिपेंड करता है कौन से बैक्टीरिया की हम बात कर रहे हैं, बिकॉज कुछ बैक्टीरिया में जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये अलग तरीके के शेप और साइज में अवेलेबल हो सकती है एंड बाकी बैक्टीरियाज में अलग तरीके से। जैसे कि अगर इस ग्लाइकोकैलिक्स के जितने भी सेल्स हैं, इफ ऑल दी सेल्स आर लूजली पैक्ड, तो ये एक शीट, एक लेयर को बनाते हैं। उस शीट को कहा जाता है स्लाइम लेयर। अगर कभी भी ग्लाइकोकैलिक्स के सारे सेल्स एक शीट, एक लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे एंड ऑल दीज सेल्स विल बी लूजली पैक्ड, तो उसको, उस लेयर को स्लाइम लेयर कहा जाएगा। लेकिन कुछ बैक्टीरिया में ऐसा भी होता है दैट ऑल दीज सेल्स आर टफ एंड कॉम्पैक्ट। सारे सेल्स कैसे हैं? कॉम्पैक्टली अरेंज हैं और टफ होंगे। तो यहाँ पर जो एक लेयर बनेगी उसको बच्चे कैप्सूल कहा जाता है। This layer is called capsule। और अगर लूजली पैक्ड होते हैं तो उस लेयर को क्या कहते हैं? स्लाइम लेयर। और टाइटली पैक्ड होते हैं मतलब कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे और टफ होंगे, तो उस लेयर को क्या बोलेंगे? कैप्सूल बोलेंगे। ठीक है, तो जो ग्लाइकोकैलिक्स है आउटर एनवायरनमेंट, क्योंकि आउटर मोस्ट लेयर है, तो ये एक्टिविटी परफॉर्म करवाएगी। डिफरेंट जो फंक्शंस होते हैं, प्रोटेक्टिव फंक्शन हो गया वो भी मतलब करती है। इसका मेन काम एक तरीके से प्रोटेक्शन का होता है। अब अगर सेल वॉल के बारे में बात करेंगे तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया हैव द सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन एक्सेप्ट द माइकोप्लाज्मा। पढ़ा था ना उनके पास सेल वॉल नहीं होती है, माइकोप्लाज्मा हो गया, आर्किबैक्टीरिया की भी नहीं है, पेप्टिडोग्लाइकन की। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हम बात कर लेते हैं, है ना। वो तो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन सेल वॉल का आपने कंपोजिशन तो पता लगा लिया, फंक्शन क्या होगा? कोई ना कोई फंक्शन भी तो होता होगा सेल वॉल का। इसका काम होता है शेप ऑफ द सेल को मेंटेन करना। इट मेंटेन्स द शेप ऑफ द सेल्स। दूसरा, बैक्टीरिया को बर्स्ट होने से बचाती है, प्रिवेंट्स द बैक्टीरिया और द बैक्टीरियल सेल from
ठीक है, तो उसका मतलब है अंदर के प्रेशर को भी मेंटेन करने का काम सेल वॉल का है, सेल की शेप को मेंटेन करने का काम भी सेल वॉल का होगा। एंड द अनदर लेयर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेमी परमेएबल होती है नेचर में। कैसी होती है? सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है। एंड दिस मेम्ब्रेन हेल्प्स इन द कम्युनिकेशन। क्या काम करती है वो? जो भी मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की, आयंस की, उनकी मूवमेंट को करवाने में ये जरूर इंटरैक्ट करती है एटमॉस्फेयर के साथ। तो हमने देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमेएबल होती है, सेलेक्टिवली परमेएबल या सेमी परमेएबल मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट करवाने के लिए यहाँ पर बात हो रही है। सेल वॉल का काम है शेप को मेंटेन करना और बैक्टीरिया के सेल्स को बर्स्ट होने से बचाना। फिर हमने देखा ग्लाइकोकैलिक्स दो तरीके से अरेंज हो सकती है। अगर किसी बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स के सेल्स लूजली पैक्ड है तो वो स्लाइम लेयर होगी, और अगर कॉम्पैक्टली अरेंज है, टफ है, तो उसको हम बोलेंगे कैप्सूल, राइट। और तीनों मिलकर क्या काम कर रही थी? प्रोटेक्टिव इन नेचर। ये हो चुका है, ठीक है। लेट मी रब इट नाउ। अब मैं आपको बता दूं कि बैक्टीरिया को भी हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ their ability to obtain or to take up the stain। स्टेन लेने की क्षमता। पर्पल डाई एक केमिकल एक स्टेन है, ग्राम एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने पर्पल डाई का यूज किया था बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए, है ना, वॉयलेट डाई भी बोला जाता है इसको। तो ऐसे बैक्टीरिया जो कि इजीली स्टेन को टेक अप कर लेते हैं, जो कि इजीली स्टेन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जब उन बैक्टीरिया को हम अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाएंगे या अल्कोहल में डिप करेंगे तो आसानी से उनका जो स्टेन है वो निकलेगा नहीं। तो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं ग्राम पॉजिटिव। लेकिन कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी होंगे, है ना। तो डिफरेंस क्या आता है? इनकी सेल वॉल की कंपोजिशन में डिफरेंस आता है बच्चे। इनकी जो सेल वॉल है दे हैव अ थिक लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। बहुत सारी लेयर्स भी हो सकती हैं इसमें पेप्टिडोग्लाइकेन की, ठीक है, राइट। और यहाँ पर, और इसमें आउटर मेम्ब्रेन एक्शन भी हो सकती है, लेकिन इसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन की थिक लेयर प्रेजेंट नहीं होती। यही कारण है कि जो ग्राम नेगेटिव है वो इजीली स्टेन को एब्जॉर्ब करके नहीं रख सकते, राइट। तो मैं आपको बता दूं ये पहले क्या होता था, साइंटिस्ट इसी स्टेनिंग के आधार पर ही पता लगाया करते थे कि कोई पर्टिकुलर सेल जो हमें मिला है वो ग्राम पॉजिटिव है या वो बैक्टीरिया है भी या नहीं, ठीक है। तो फिर ग्राम पॉजिटिव आर दोस बैक्टीरिया दैट कैन इजीली टेक अप द स्टेन, और इनकी जो सेल वॉल होती है उसमें थिक लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन होगी। ग्राम नेगेटिव वो बैक्टीरिया होते हैं दैट कैन नॉट टेक अप द स्टेन इजीली, जो कि पर्पल डाई से कलर्ड यानी कि स्टेन्ड नहीं हो पाते हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इनके पास पेप्टिडोग्लाइकेन की थिक लेयर नहीं होती। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, राइट। तो हमें ये पता चल गया इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या था। हमें पूरे सेल एनवेलप की तीनों लेयर्स के बारे में पता चला, उनके फंक्शंस के बारे में पता चला, लेकिन इन्हीं बैक्टीरियल सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है वो मॉडिफाइड हो जाती है, मेम्ब्रेनियस एक्सटेंशन बन जाती है, ठीक है। और उसी मॉडिफाइड स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन को मीजोजोम कहा जाता है। क्या कहते हैं? मीजोजोम कहते हैं, ठीक है। एंड दिस मीजोजोम कैन फॉर्म सम इनफोल्डिंग्स इनटू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग्स भी प्रोड्यूस हो सकती हैं, और जब भी ये मेम्ब्रेन या लेयर मॉडिफाइड होगी तो ऐसे करके वो वेसिकल्स की फॉर्मेशन कर सकती है। मान लीजिए कोई बैक्टीरियल सेल था, ये वेसिकल की फॉर्मेशन कर सकती है, या फिर ये ऐसे करके ट्यूब्यूल की फॉर्मेशन कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मीजोजोम की जो मॉडिफिकेशन होती है, जो एक्सटेंशंस होती है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनसाइड द सेल, वो इन मॉडिफिकेशंस की हम बात कर रहे हैं। ये वेसिकल्स की फॉर्म में हो सकता है, ट्यूब्यूल की फॉर्म में हो सकता है, या फिर इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ लैमेले, इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ लैमेले, ठीक है। तो मीजोजोम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन की मॉडिफिकेशंस है जो कि आपको इसके अंदर नजर आएंगी। किस किस तरीके से मॉडिफाई हो सकती है मीजोजोम? वेसिकल की फॉर्म में, या फिर लिखा हुआ ट्यूब्यूल की फॉर्म में, या फिर लैमेले की फॉर्म। ये तो हमें पता चल गया किस किस तरीके से मॉडिफाइड हो सकती है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फंक्शंस क्या है इस मीजोजोम की। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दीज एक्सटेंशंस? ये करेंगे क्या?
देखिए सबसे पहला फंक्शन हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ये इंक्रीज कर देते हैं सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। रेस्पिरेशन की एक्टिविटीज में भी हेल्प करेंगे, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। ये एंजाइम सिक्रीशन यानी कि सिक्रीटरी प्रोसेस में, सिक्रीशन के प्रोसेस में भी हेल्प करेंगे, है ना। साथ ही साथ डीएनए डुप्लीकेशन इन डॉटर सेल्स, डीएनए डुप्लीकेशन इन डॉटर सेल्स, राइट। ये कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो मैंने आपको बताए हैं मीजोजोम की मॉडिफिकेशंस में, है ना। तो मीजोजोम किस किस चीज में हेल्प कर सकता है, वो डीएनए की रेप्लिकेशन में, डीएनए की डुप्लीकेशन में, सिक्रीटरी प्रोसेस में, रेप्लिकेशन लिख लेते हैं यहाँ पर, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में और रेस्पिरेशन की एक्टिविटी को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। इसी के साथ साथ ये सेल वॉल फॉर्मेशन में और एंजाइम कंटेंट, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है एंड एंजाइम कंटेंट्स की फॉर्मेशन में भी हेल्प करेगा। तो बेसिकली कुछ फंक्शंस हमने यहाँ पर पढ़े मीजोजोम के, ये एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सारे ही फंक्शंस आपको याद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये फंक्शंस आपसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ सकता है मेडिकल में, नीट में, कि 4 ऑप्शंस दिए हैं, पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मीजोजोम, तो उस रिस्पेक्ट में आपको उसका करेक्ट आंसर पता होना जरूरी है, और वो आप तभी बता सकते हो जब आपको ये सारे फंक्शंस याद होंगे, ठीक है। तो सरफेस एरिया इंक्रीज होना, रेस्पिरेशन, सिक्रीशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन डॉटर सेल, ये पूरा है। सेल वॉल फॉर्मेशन एंड एंजाइम कंटेंट को भी इंक्रीज किया जा सकता है। सो एक्सेप्ट दिस, इस मीजोजोम के अलावा कुछ ऐसे भी बैक्टीरियल सेल्स हैं जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, उनके अंदर जो एक्सटेंशंस होती है, जो मॉडिफिकेशंस होती है, उसमें एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बनेगा जिसको कहा जाता है क्रोमैटोफोर। साइनोबैक्टीरिया के अंदर जो मॉडिफिकेशंस हो रही है वो क्या प्रोड्यूस करती है, क्या बनाती है, क्रोमैटोफोर। एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ क्रोमैटोफोर्स, ये पिगमेंट्स को कैरी करते हैं। क्या कैरी करेंगे, पिगमेंट्स को कैरी करेंगे। तो हमें याद रखना है कुछ बैक्टीरिया में मॉडिफिकेशन अलग तरीके से भी हो सकती है, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया में क्रोमैटोफोर्स बनते हैं जो कि पिगमेंट्स को कैरी करेंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो बैक्टीरिया है ये मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों तरीके के हो सकते हैं। अगर कोई बैक्टीरिया मोटाइल है तो उसके पास एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको फ्लैजिला कहते हैं। अगर कोई बैक्टीरिया मोटाइल है तो उसके पास फ्लैजिला होगा, और अगर नॉन मोटाइल है तो उसके पास फ्लैजिला नहीं होगा, सिंपल है ना। तो देखिए लेट्स से ये कोई बैक्टीरिया है, सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक सेल, इसके पास ये जो धागे जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज फ्लैजिला। फ्लैजिला के 3 पार्ट्स होते हैं, फ्लैजिला के 3 पार्ट्स होते हैं। दिस पर्टिकुलर पोर्शन, दिस इज अ बेसल बॉडी, बेसल बॉडी, जो ऐसा पोर्शन होता है व्हिच इज द बेस ऑफ द फिलामेंट। ये जो लंबा सबसे इलोंगेटेड पार्ट आपको दिख रहा है फ्लैजिला का, द लॉन्गेस्ट पोर्शन, दिस इज द फिलामेंट। फिलामेंट का जो बेस होता है जो डायरेक्टली बैक्टीरिया से जुड़ा होगा उसको बेसल बॉडी कहते हैं। एंड दिस स्ट्रक्चर कॉइल और मूव स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हुक। बेसिकली हुक का काम क्या होगा, अगर कभी इस बैक्टीरिया को किसी चीज को होल्ड करने की जरूरत पड़े या अटैच करने की जरूरत पड़े तो वो हुक की मदद से भी कर सकता है। लेकिन जब फ्लैजिला की बात होती है, सो द मेन फंक्शन परफॉर्म बाय फ्लैजिला इज मोटिलिटी यानी कि मूवमेंट, राइट। फ्लैजिला के अलावा भी बैक्टीरिया के पास कुछ स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं which are पिलाई and the another one is फिम्ब्रिल। ये पिलाई है और ये फिम्ब्रिल। मैं आपको बता दूं कि फ्लैजिला का काम मोटिलिटी यानी कि मूवमेंट करने में था, बट ये दोनों मोटिलिटी यानी कि मूवमेंट में इन्वॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। दिस इज अ इलोंगेटेड स्ट्रक्चर, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर। इसका जो रोल है, इसका जो फंक्शन है, ऐसा माना जाता है कि ये कॉन्जुगेशन में हेल्प कर रहे हैं यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं। तो दिस इज आल्सो कॉल्ड कॉन्जुगेटेड पिलाई, इसको हम कॉन्जुगेटेड पिलाई भी कह सकते हैं। ये ब्रिसल लाइक होते हैं, ब्रिसल लाइक होते हैं, ठीक है। जैसे हमारा टूथब्रश होगा इसके सरफेस पर इस तरीके से, ये ब्रिसल लाइक होते हैं
और ये भी मोटिलिटी में हेल्प नहीं करेंगे, फिर किस चीज में हेल्प करेंगे? अटैचमेंट में। इसको अटैचमेंट पिलाई भी, सॉरी अटैचमेंट फिम्ब्रे भी कहा जाता है। अटैचमेंट टू दी सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम का मतलब है कि कोई भी रुका हुआ पत्थर, चट्टान या मटेरियल अगर कभी भी बैक्टीरिया को किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को अटैचमेंट करनी है, उससे जुड़ना है, तो ये किस चीज का इस्तेमाल करेगा? फिम्ब्रे का यूज करेगा। और यहाँ पर पिलाई क्या थे? कॉन्जुगेशन में हेल्प कर रहे थे, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूज होने वाले ये स्ट्रक्चर। सो दिस इज ऑल अबाउट द मॉडिफिकेशंस ऑफ द सेल एनवेलप। सो आई होप आपको ये समझ में आया है। इन केस आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।